साथियों नमस्कार। कमलकांत का आपको प्रणाम। मेरे इस आज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक विषय है कि क्या बीजेपी में नंबर 2 को लेकर लड़ाई चल रही है, आपसी अंदरूनी उठापटक चल रही है। तो आइए देखते हैं क्या परिस्थितियां बन रही हैं। जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव था पिछले दिनों, तो क्या योगी जी को पेश किया जाए उसमें आगे या पेश नहीं किया जाए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, इसे लेकर काफ़ी उठापटक हुई थी। आपको ये बात याद होगी। बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, आरएसएस को बीच में पढ़ना पड़ा था, और ऐसी भी खबरें थी, कुछ तो नहीं है लेकिन ऐसी भी खबरें थी कि योगी जी ने ये धमकी दे दी थी कि अगर आप मुझे हटाएंगे तो मैं अपनी अलग पार्टी बना लूँगा। और ये जो उठापटक थी वो इस बात को लेकर थी, उसका जो राजनीतिक मायने था ये था कि कहीं योगी जी का पद बहुत ऊंचा ना हो जाए, इसलिए उनको जो है वो एक साइड किया जाए। और लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं कि योगी जी और अमित शाह जी में ठनी हुई है, और अमित शाह जी जो हैं वो अपने किसी भी राइवल को, अपने किसी भी पार्टी के अंदर, अपने किसी भी जो उनका प्रतिपक्षी हो सकता है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, उसे निपटाने में लगे हैं। ऐसी कुछ लोग राजनीतिक हलकों में चर्चाएं कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन होगा। अमित शाह होंगे, जिनका एक अच्छा दावा है इस पोस्ट के लिए। उन्होंने अपनी काफ़ी काबिलियत दिखाई है, राजनीतिक काबिलियत उनकी काफ़ी है, एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत भी उनकी है, ऐसा वो दिखा चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर योगी भी हैं और पार्टी में और चेहरे भी हैं। तो इन सब से जो है वो एक तरह की टसल चलती हुई दिख रही है कि नंबर 2 कौन बनेगा। आपको याद होगा कि जब वाजपेयी और आडवाणी जी का दौर होता था, तब भी यंग ब्रिगेड में ये टसल चलती थी, ये टसल थी, और उसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे जो एस्टेब्लिश थे। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी, और प्रमोद महाजन जी। दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया एक एक्सीडेंट में। एक घटना ऐसी हुई, दुर्घटना उनके परिवार में कि वो चल बसे। और इन सब के बीच से निकल कर आए नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की गद्दी संभाली बाद में। फिर उसी तरह से अब ये लड़ाई फिर चलती दिख रही है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी ने एक अपने यहाँ आयु का बंधन लगा रखा है कि 75 साल के बाद लोग राजनीति से हट जाएंगे। लेकिन ये नियम बीच बीच में टूटता भी है। कलराज मिश्र को लेकर टूटा, या अभी येदियुरप्पा जी को लेकर टूटा है, जिनको बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में डाला गया है। बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी की सबसे बड़ी बॉडी है, जो किसी भी निर्णय पर जिसका ठप्पा लगाए बिना कोई बात आगे नहीं बढ़ती है। तो उसमें येदियुरप्पा जी को डाला गया है। तो मुझे लगता है कि अभी ये लड़ाई थोड़ी सी प्री मैच्योर है, क्योंकि हालांकि 2-3 साल के अंतराल के बाद मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं, लेकिन वो अभी बहुत स्वस्थ हैं और बिल्कुल एक जवान आदमी की तरह उनका कार्यप्रणाली है। चाहे उनके काम का स्टाइल हो, चाहे जब वो प्लेन पर चढ़ रहे होते हैं तब देखिए एक ही फ्लो में चढ़ जाते हैं। बड़े बड़े लोग नहीं चढ़ पाते हैं, कोई ऐसी बड़ी भगवान की उनको कृपा है, कोई ऐसा कोई कष्ट नहीं है। तो अभी उनको और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। सिर्फ हिंदूवादियों को थोड़ा सा उनकी कार्यप्रणाली और कार्यों को लेकर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, अदरवाइज उनका ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अभी जनता की पसंद है और ठीक कारणों से पसंद है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो मोदी जी कम से कम एक टर्म और पूरी कर सकते हैं 2024 के बाद, 2029 तक। तो 2029 तक तो मुझे लगता नहीं बीजेपी को किसी सेकंड मैन की ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो संघर्ष चल रहा है पार्टी के अंदर, ये थोड़ा प्रीमैच्योर है, और इसको इसलिए भी रोका जाना चाहिए। मेरा एक कारण है कि इसमें किसी वीडियो में मैं इसका विस्तार से विश्लेषण करूँगा कि नंबर 2 होने के चक्कर में अपने विरोधियों को, जो अच्छे नेता हों, निपटाया नहीं जाना चाहिए। जैसे इस बार पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी जी को हटा दिया गया। नितिन गडकरी जी एक बहुत ही कुशल प्रशासक हैं और देश में की प्रगति में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, फाइनेंसिस के अरेंजमेंट कर रहे हैं अपने बूते पर, नई नई चीज़ें ला रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। बहुत सारी जगह वो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, और मेरा तो मानना है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के उनको दे दिया जाना चाहिए, किसी की भी सरकार हो, कि आप ही संभालिए। इस लेवल का वो काम कर रहे हैं।
प्राइम मिनिस्टर के वो लायक हैं, इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो आपको चुनौती दे रहे हैं तो उनको निपटा दिया जाए, ये बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छे नेता जो होते हैं वो देश को चाहिए होते हैं, पार्टी को भी चाहिए होते हैं। इसलिए उनको आप साइडलाइन तो थोड़ा सा कर सकते हैं, उनसे आप अपना निपटारा कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये फैसला बीजेपी में एक बड़े लेवल पर होगा, जिसमें जो उनके समर्थक हैं उनका भी रोल होगा। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा, आडवाणी जी को चुनौती देते हुए वो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा इसलिए बन पाए क्योंकि जनता उनको चाहती थी। तो जिसको जनता चाहेगी वो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें वो जनता की नज़र से हट जाए, बीजेपी समर्थकों की नज़र से हट जाए, या हिंदुत्ववादियों की नज़र से नीचे हो जाए, साइड लाइन हो जाए। वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में जो बीजेपी की सेकंड लाइन बन रही है, जो युवा चेहरे हैं, उसमें अमित शाह तो हैं ही, उनके अलावा योगी जी भी हैं, उनके अलावा असम के मुख्यमंत्री शर्मा जी भी हैं, उनके अलावा नितिन गडकरी भी हैं, मजबूरी पड़ने पर राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सॉफ्ट नेचर के हैं, तो बीजेपी के समर्थकों को, हिंदूवादियों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे। और यही प्रॉब्लम गडकरी जी के साथ भी है, बहुत सॉफ्ट है, हिंदूवाद के प्रति उनकी उतनी कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट दिखती नहीं है। होगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि इस पार्टी में रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं सब लोग, होगी तो निश्चित रूप से, लेकिन वो पब्लिक में उतनी नहीं दिखती है। और एक जो नया चेहरा उसमें शामिल हुए हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस, जिनको जगह भी दी गई है। तो अगर कुछ खराब फैसले हुए हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में, तो एक दो अच्छे फैसले भी हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से नितिन गडकरी जी को इसमें जगह मिल सकती थी और दी जानी चाहिए थी। सुधा यादव एक महिला हैं, एक ओबीसी हैं, तो ओबीसी के रूप में और लोग भी हैं पार्टी में, तो वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि सुधा यादव जी के बदले नितिन गडकरी जी को नहीं रखा जा सकता था। भूपेंद्र यादव को रखा गया है, ठीक है। महिला के रूप में अगर कहा जाए तो श्रीमती वंशी श्रीनिवास हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष वो थी वहाँ पर। बाकी लोगों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हर उस स्टेट से आदमी लिया गया है जहाँ अगले कुछ समय में चुनाव होने हैं। और हालांकि हर व्यक्ति को जिसको रखा गया है उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल मीनिंग है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को नितिन गडकरी जी को ज़रूर जगह देनी चाहिए थी। तो जिस तरह से अमित शाह वर्सेस योगी जी की लड़ाई चल रही है, जिस तरह से नितिन गडकरी जी को साइडलाइन करने की कोशिश की गई है, उससे निश्चित रूप से ये लगता है देवेंद्र फडणवीस अभी उतना स्टेचर नहीं मिला है। वो इस पीढ़ी के बाद के नेता हैं, वो इस पीढ़ी में नहीं आते। इस पीढ़ी में अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जी के बाद तीन ही चेहरे जो है नज़र आते हैं। अगर हिंदुत्ववाद को प्रेशर देना होगा, बढ़ावा देना होगा, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी जब कंप्रोमाइज़ करना पड़े बीजेपी को सरकार बनाने के लिए, तो या तो योगी जी का चेहरा है या अमित शाह जी का चेहरा है। और अगर बीजेपी को कुछ कंप्रोमाइज़ करना होगा, सीटें कम पड़ जाती हैं, प्रॉब्लम आती है, तो सेकंड पीढ़ी के रूप में नितिन गडकरी जी हैं और एक हद तक राजनाथ सिंह भी हैं। ये उस समय के हैं जब कोई कंप्रोमाइज़ की स्थिति आएगी, क्योंकि ये सॉफ्ट फेसेस हैं। तो कुल जमा देखा जाए तो इस समय नंबर 2 की लड़ाई तो चल रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हिंदूवादियों का एक ही आग्रह है कि इस लड़ाई के अंदर जो हिंदूवाद के नए चेहरे बन रहे हैं, योगी जी और असम के मुख्यमंत्री शर्मा जी, इन लोगों को इतना ना दबाया जाए या इतना साइडलाइन ना किया जाए कि आगे इनसे कोई उम्मीद ही ना रहे और वो एकदम से पूरे के पूरे निपट जाएं, जैसे कि बहुत सारे लोग निपट जाते हैं राजनीति के अंदर, अक्सर ऐसा होता है। तो नंबर 2 की लड़ाई तो चल रही है साथियों। आपको हिंदूवादी राष्ट्रवादियों, आपको भी इसमें अपनी बात रखनी होगी। आप रखेंगे, आप अपनी बात कहेंगे ज़ोर शोर से, तो ही नेता चुने जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा कि रोहिंग्या मुसलमानों को घर देने की जो बात हुई और उस पर इतना बवाल हिंदू राष्ट्रवादियों ने किया कि शाम तक वो डिसीज़न वापस हो गया। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसको आपको बनाए रखना है और अपनी बात को उतने ही दमखम से कहना है कि आप भारतीय राजनीति को और बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को प्रभावित कर सकें और सरकार को अपने डिसीज़न लेने में प्रभावित कर सकें। एक बहुत बड़ा संगठन हिंदूवादियों का इकट्ठा हो चुका है और इसको बढ़ाते रहना है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। साथियों, मैं आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से वीडियो देता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें। आपके ये कार्य करने से हिंदू राष्ट्र में हमारा जो थोड़ा सा योगदान है वो बढ़ेगा। हिंदू राष्ट्रवादियों की जीत होगी, जिस सपने को लेकर हम लोग चल रहे हैं।
साथियों, मेरा इस विषय में एक संगठन भी चलता है, रुद्र हिंदू के नाम से, जिसमें मैं जो प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी हैं उनको संगठित करने की कोशिश करता हूं और उनको 10 प्रण का साहित्य मैंने बनाया है कि आप ये 10 प्रण लें तो हिंदू राष्ट्र बनना तय है। वो लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाएं और उसको क्लिक करके उसके मेंबर बनें। आज की इस दूसरी वीडियो में इतना ही। फिर नए मुद्दे और चर्चा के साथ फिर शामिल होंगे, फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।